Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 20. Today we are going to continue with the country risk analysis. हम previous lecture में बात कर रहे थे about the country risk analysis. आज हम उसी lecture को continue करेंगे and we will be talking about more in detail about the different techniques. थोड़ा सा brief सा overview why the country risk analysis is important, why it is important that we must be doing the country risk analysis. कंट्री रिस्क एनालिसिस इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट। और हमने 3 वजूहात की वजह से कंट्री रिस्क एनालिसिस किया था। रिवाइज, इन ऑर्डर टू मॉनिटर, इन ऑर्डर टू स्क्रीन एंड इन ऑर्डर टू रिवाइज। इन ऑर्डर टू मॉनिटर द एनवायरनमेंट, जो आपका दूसरे कंट्री का एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए। in order to screen, उसकी स्क्रीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि whether we should enter into that particular country or not, and we are going to revise, या फिर उसकी रिवीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को या फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज किस तरह से करें। सो द कंट्री रिस्क एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मॉनिटर, इन ऑर्डर टू स्क्रीन एंड इन ऑर्डर टू रिवाइज। सो इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से कंट्री रिस्क एनालिसिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मेजरिंग कंट्री रिस्क एनालिसिस एंड द चेकलिस्ट अप्रोच। हमने 2 तरह की टेक्निक्स के बारे में बात की थी। नंबर 1 वाज द चेकलिस्ट अप्रोच एंड नंबर 2 वाज द डेल्फी टेक्निक। चेकलिस्ट अप्रोच में वी आर गिविंग द असाइनिंग वैल्यूज एंड वेट्स टू द पॉलिटिकल एंड द फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर्स। थोड़ा सा और बैक गियर लगाते हैं, आपको मैं थोड़ा सा और रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो असेसमेंट एंड द मैक्रो असेसमेंट एट 2 लेवल्स। एक था हमारा पॉलिटिकल और एक था हमारा फाइनेंशियल। एंड यू रिमेंबर when we were talking about the macro assessment factors, तो macro assessment में था हमारा macro political, ठीक है, and macro financial। और जब हमारा micro assessment था तो we were interested in the micro political and micro financial। अब ये जो सारे aspects हैं हमने इनके हवाले से देखना है और हमने इनको दे देने हैं values and then we are going to give the weights to these political and financial factors। So we are going to assign the values and weights to the political and financial risk factors, then multiplying the factor values with their weights and summing up to give the political and financial ratings। हमने इनको आपस में rates दिए, weights दिए and then we summed it up to give the political and financial risk ratings। हमने एक दूसरे के साथ उनको rate दिए, weight दिए, summed it up and gave the financial risk ratings। Assigning weights to the risk ratings and multiplying the ratings with their weights and summing up to the ओवरऑल गिवन कंट्री रिस्क रेटिंग्स। अभी आपको करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान है। ये देखें, दिस इज अ कंपनी ऑफ अ कोजर कंपनी डिटरमिनिंग द ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग। अब उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गिव द वेटेजेस टू डिफरेंट फैक्टर्स। ये ऊपर हमारे पास आगे पॉलिटिकल फैक्टर्स, 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, नीचे है आपका फाइनेंशियल फैक्टर्स। दिस इज योर पॉलिटिकल फैक्टर एंड दिस इज योर फाइनेंशियल फैक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें हमने 2 तरह के रिस्क रेटिंग्स बनाने हैं। नंबर 1 इज द पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग एंड नंबर 2 इज द फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग। अब वो कैसे बनेंगे, आपने जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस, यू आर गोइंग टू लिस्ट देम डाउन, राइट, लाइक ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ट्रांसफर, ब्यूरोक्रेसी या कोई और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर which you think from the point of view of your political factors you can list them down। आप कोई सा भी जो political factors हैं या जो आपके financial factors हैं they are going to affect, आपने उसमें से जो जितने भी आपके लिए important हैं आप सब उनको list down कर लें and then assign them weights assign कर दें। For example आपने आपकी ये assessment थी कि जो blockage of funds transfer है
उसको आप वेटेज दे देंगे, दैट इज 30% इम्पोर्टेंट टू यू एंड ब्यूरोक्रेसी इज 70% इम्पोर्टेंट टू यू। तो आपने वेटेजेस उनको उस लिहाज से दे दी और आप जो टोटल वेट है उसका 100 रखेंगे। यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल फैक्टर्स में 1, 2, 3, 4 जितने भी ऐड करें, उसका जो टोटल वेटेज आपने रखना है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 100। आपने उसका 100 बनाना है। लाइक अगर हम यहाँ पे तीसरा एक और ऐड कर लें तो फिर इसमें से किसी एक की परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, बिकॉज हमने टोटल 100 रखना है और 100 को आप डिवाइड कर दें जितने भी फैक्टर्स हैं। यहाँ पे 100 को हमने डिवाइड किया 2 फैक्टर्स में बेस्ड ऑन आवर प्रायोरिटी, जो जिसको हम समझ रहे थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल फैक्टर्स में वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 फैक्टर्स को भी यू आर गोइंग टू गिव वेट्स 20%, 10, 20, 10 एंड 40। इन सबको आप वेट्स दे दें एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग। तो आपके पास 2 एस्पेक्ट से आ गई, एक आपके पास आ गई पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग, सेकंड आपके पास आ गई फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग। इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को आपने, अब पॉलिटिकल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगेन आप 100 में से उसको वेटेज दे देंगे। 100 में से यू थिंक कि जो पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग है दैट इज 80% इम्पोर्टेंट टू यू और जो फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग है दैट इज 20% इम्पोर्टेंट टू यू एंड दैट मेक्स योर ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। यानी बेसिकली तो ये 3 आपके पास ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हुए हैं। अब इस बॉक्स का जो फर्दर सब डिवीजन है वो ये है पीछे, पॉलिटिकल फैक्टर्स के हवाले से ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर, ब्यूरोक्रेसी, और फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग के हवाले से फाइनेंशियल फैक्टर्स और वेटेजेस के हवाले से। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है दैट गिव्स यू द ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग्स। सो दिस इज दैट इज हाउ वी डू इट। अच्छा जी, कमिंग टू दिस एग्जांपल, अगर आप स्लाइड के ऊपर देखें, द फर्स्ट कॉलम इज अबाउट द पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स, द सेकंड कॉलम इज अबाउट ratings assigned to the country to a factor within range of 1 to 5। आप 1 से लेके 5 तक की एक रेंज बना लें। जैसे आप यूजुअली क्वेश्चनर सबमिशन में करते हैं, अगर आपने किसी को जवाब देना हो तो आप कहते हैं कि हाँ जी, हाउ डू यू रेट इट बिटवीन 1 to 5, और आपने क्राइटेरिया ये रख दिया, लेट्स से कि 1 इज मोर इम्पोर्टेंट एंड दी 5 इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, या 5 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड 1 इज लीस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिहाज से आप जैसे 1 to 5 का जो रेटिंग है ना, यू गिव इट टू डिफरेंट क्राइटेरियाज। सो रेटिंग असाइंड बाय द कंपनी टू फैक्टर्स, रेटिंग असाइन करें कंपनी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स को असाइन करेगी। जैसे ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर्स, रेट असाइन किया 4, 1 से लेके 5 के दरमियान में रह के आपने असाइन करना। आपका क्राइटेरिया डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने 1 से 5, 1 से 7 भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है, लेकिन इट इज अप्रोप्रिएट कि आप उसको जितना कम रखें सो दैट इट इज इजी टू हैंडल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग कैलकुलेशंस एंड इवन बीइंग मोर ऑब्जेक्टिव। तो 1 to 5 में से ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर को आपने नंबर दिए 4, ब्यूरोक्रेसी को आपने नंबर दे दिए 3। फाइनेंशियल फैक्टर्स में से ये आप बात कर रहे हैं रेटिंग्स की। सेकेंड कॉलम इज अबाउट द रेटिंग्स, थर्ड इज अबाउट द वेट, ठीक है। और जो आपका लास्ट है दैट इज द वेटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर, दैट इज 2 into 3। ये इन दोनों कॉलम्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, राइट। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉलम नंबर 1 की, जिसमें हम रेटिंग्स की बात करें। पहले हम इस कॉलम को कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स में वी हैव इंटरेस्ट रेट की रेटिंग 5, इन्फ्लेशन रेट की रेटिंग 4, एक्सचेंज रेट 4, इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन 5 एंड इंडस्ट्री ग्रोथ 3। वही फैक्टर्स जो हमने प्रीवियसली जिनको वेटेजेस दिए हैं, हमने अब उनको रेट भी दिए हैं। 2 things आर इम्पोर्टेंट, वन इज रेट एंड द अदर वन इज वेट। रेट को और वेट को इनको आपने आपस में करना है मल्टीप्लाई, रेटिंग्स एंड वेटेज, राइट। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, वेटेजेस हमने इनको पहले दी हुई है। ब्लॉकेज ऑफ फंड ट्रांसफर को 30% एंड ब्यूरोक्रेसी को 70%। देन इंटरेस्ट रेट्स को यू हैव गिवन द परसेंटेज ऑफ 20% एंड इन्फ्लेशन रेट को 10%, एक्सचेंज रेट को 20%, इंडस्ट्री कंपटीशन को 10 एंड इंडस्ट्री ग्रोथ को 40%। ये आपने पहले से दी हुई है सबको परसेंटेजेस टू मेक इट 100। और ये जो 4, 3 वगैरह है ये आपने 1 से लेके 5 तक है। होप इट इज क्लियर। शुड आई रिपीट? देखें, दिस इज द रेटिंग कॉलम, दिस इज दी वेटेज कॉलम। रेटिंग कॉलम में आपने करना है 1 से लेके 5 तक, और वेटेज कॉलम में आपने करना है जो आपने उनको जिस इंपॉर्टेंस के लिहाज से आप जो उनको वेट देते हैं। वेट क्या चीज है
कि आपने उनको क्या दिया कि दैट इज 30% इम्पोर्टेंट टू अस, और जो वेट, इसका जो वेट है दैट इज 70%। अब जो ओवरऑल है वो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे विद दी वेट, राइट, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे विद दी वेट। कैलकुलेटर आप भी लेंगे, मेरे साथ कैलकुलेट करें। पहली रो में आइएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 30% मीन्स 0.30 कर लें, दैट इज इक्वल टू 1.2, ये हो गया। नेक्स्ट कॉलम में आइएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 70, 0.7, दिस इज इक्वल टू 2.1। इन दोनों को ऐड करें, 1.2 प्लस 2.1 दैट मेक्स 3.3, दिस इज द पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आ जाएं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्री कंपटीशन, इंडस्ट्री ग्रोथ, इन सबको आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड इट अप। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट मेक्स 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4 multiplied by 0.1 that makes 0.4, 4 multiplied by 0.2 that makes 0.8, 5 multiplied by 0.1 that makes 0.5, 3 multiplied by 0.4 that makes 1.2। और फिर आप इन सभी को ऐड कर लीजिएगा, 1 plus 0.4 plus 0.8, I am calculating this column, इनको हमने प्लस किया, 0.8 प्लस 0.5 प्लस 1.2, this is equal to 3.9. So the political risk rating is 3.3 and financial risk rating is equal to 3.9. अच्छा जी, अब ये जो हमारे पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग आ गई और फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग आ गई है, अब हम इनको ओवरऑल जो हमारी प्रीवियस स्लाइड में हमने इनको वेटेजेस दी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बैक पे जाएं, ये देखें, ये हमने दी थी 80% पॉलिटिकल रिस्क रेटिंग को, और फाइनेंशियल रिस्क रेटिंग को हमने दी थी 20%। आगे आइए, ये देखें, दिस इज द पॉलिटिकल रिस्क एंड दिस इज द फाइनेंशियल रिस्क। ये हमने कैलकुलेट किए हुए थे, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम दिस, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, और ये पिछली स्लाइड से जो मैंने आपको अभी भी दिखाया। ठीक है, 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 80.8 दैट इज इक्वल टू 2.64, एंड 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दिस इज इक्वल टू 0.78। 2.64 को, ये जो लास्ट कॉलम है, वेटेड रेटिंग को, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल को, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देन वी आर गोइंग टू हैव द ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग्स। 2.64 multiplied plus 0.78 that is going to give the overall country risk rating that is equal to 3.42। तो ओवरऑल कंट्री की जो रिस्क रेटिंग हमने कैलकुलेट की that is equal to 3.42। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, वो ये है कि जो आपके कंट्री रिस्क फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल हों या पॉलिटिकल हों, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एंड अगेन आप जो उनको वेटेजेस और रेटिंग्स देंगे वो भी डिफरेंट होंगे। लाइक अगर आप डिफरेंट जो आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हो सकता है कि आपकी कंट्री के अंदर जो आप उनको रेटिंग दे रहे हैं वो डिफरेंट है, और अगर आप वही सब्सिडी किसी और कंट्री के लिए ओपन करना चाह रहे हैं तो वहां पे कुछ एडिशनल फैक्टर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ज्यादा रेट्स दे रहे हैं और ज्यादा वेट्स दे रहे हैं। तो उसके लिहाज से आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं या ये जो आपका ओवरऑल कंट्री रिस्क रेटिंग्स हैं वो आपकी सब चेंज हो जाएंगी एज यू डिफाइन देम डिफरेंटली। लाइक आप कहेंगे मेरे लिए ये पॉलिटिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए ये फाइनेंशियल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब उनका जो ओवरऑल रिस्क रेटिंग है दैट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो दिस इज अबाउट दिस रिस्क एनालिसिस। Now the procedures for quantifying country risk will vary with the assessor, the country being assessed as well as the type of operations being planned। वही चीज जो मैं आपको प्रीवियसली बता रही थी उसी की थोड़ी सी ज्यादा एलाबोरेशन अब बताती हूँ कि जो प्रोसीजर्स हैं फॉर क्वांटिफाइंग कंट्री रिस्क विल वेरी विद द असेसर। असेसर से मतलब है जो उसको करने जा रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो हमने रिस्क एनालिसिस परफॉर्म किया था, अगर उसको अगर मैं परफॉर्म करूं तो मेरे लिए जो रिलेटिवली इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं
वो मैं कुछ और लिस्ट डाउन करूंगी, अगर आप करेंगे तो आप कुछ और लिस्ट डाउन करेंगे। व्हाई इज इट सो? बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई एक्सपोजर, मेरे लिए कुछ और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए कुछ और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। हम दोनों एक ही कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों की असेसमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। एंड सेम थिंग्स हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। एक ही चीज के बारे में असेसमेंट जो है वो कुछ लोगों की पॉजिटिव होती है और कुछ लोगों की नेगेटिव होती है। इसका मतलब यह है कि हर एक का क्राइटेरिया बाय लुकिंग एट द डिफरेंट पर्सन्स एंड द पीपल, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सेम गोज विद द कंट्रीज। आप समझ रहे हैं कि आपके ख्याल में ये फिजिबल इन्वेस्टमेंट है, दूसरे पर्सन के ख्याल में दिस इज नॉट अ फिजिबल इन्वेस्टमेंट बिकॉज दीज फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है ना? जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देती हैं, चलें इससे थोड़ा सा हटके। फॉर एग्जांपल यू प्लान टू परचेज अ कार। अब आपके पास चॉइसेस हैं, यू मे गो फॉर द locally manufactured car or you may go for some certain imported manufactured car। कुछ लोग ये कहेंगे कि लोकल बेहतर है बिकॉज उसकी मेंटेनेंस इजी है, उसके स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, दैट कैन बी इजीली यू नो बेस्ड ऑन आवर लोकल एनवायरनमेंट, उसके लिहाज से वो बनी हुई सब कुछ। अगर इम्पोर्टेड गाड़ियों की बात करते हैं तो उनका क्या है, क्या पता चलते चलते खत्म हो जाए, बंद हो जाए एकदम से। फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहेगा दे आर नॉट दैट वेरी मच ड्यूरेबल, दे आर रिस्की टू ड्राइव, हो सकता है कि वो जल्दी खराब हो जाएं, या फिर वो उसकी इतनी मार्केट नहीं है एज कम्पेयर टू द लोकल मार्केट्स। दी क्राइटेरिया इज डिफरेंट। दूसरे पर्सन से पूछे, मुझसे पूछ लें फॉर एग्जांपल, ये आपकी राय थी, मेरी ओपिनियन ये होगी फॉर एग्जांपल कि जो जापानीज गाड़ियां वो बहुत अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टेड गाड़ियां वो बहुत अच्छी हैं, और उनका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत अच्छा है, उनकी बॉडी मेक बहुत अच्छी है, वो बहुत स्टाइलिश है वगैरह वगैरह। अब ये मेरी असेसमेंट है एंड आई एम प्रेफरिंग इट ओवर द लोकल। सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीजें होती हैं, लेकिन उनकी असेसमेंट दो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होती है। असेसर की जो अपनी इंफॉर्मेशन है, उसका जो अपना एक्सपीरियंस है, उसका जो अपना एक्सपोजर है, दैट काउंट्स अ लॉट। सेम गोज विद द कंट्री रिस्क असेसमेंट। आपके ख्याल में अगर आप एमएनसी लीड करें, आपके ख्याल में हो सकता है कि ये वाली इन्वेस्टमेंट, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इतना फीजिबल ना हो। मुझसे पूछ लें तो मैं कहूँ शायद ये feasible हो, because I can't see any threats of political factors or certain economic factors in the upcoming years, specifically in that particular country। तो दो लोगों की assessments different होती हैं, उसी के लिहाज से decision criteria भी different होता है। And the country being assessed, different countries के बारे में assessments different होंगी, and as well as the type of operations being planned, the type of operation that is under consideration, वो किस टाइप का है and how would you like to follow that, वो भी दो कंट्रीज का जब आप आपस में कंपेयर करें तो that can be different। Firm use country risk ratings when screening potential projects and when monitoring existing projects। Throughout मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि we are either going to do the risk ratings to assess, to screen the potential products जो आपके अवेलेबल हैं, and you want to you want to choose among different projects that are available, you want to screen them। Number two is from the point of view monitoring। Monitoring का aspect ये है कि already existing projects हैं and you want to look at that how they are performing, और अगर वो performance up to the mark नहीं है तो then you would like to discontinue with them। Comparing risk ratings among countries। One approach to comparing political and financial ratings among countries is the foreign investment risk matrix। अब जो इसमें एक तरीका है to compare the political and financial factors among different countries, that is known as FIRM, which stands for, F stands for foreign, I stands for investment, R stands for risk, and M stands for matrix। So foreign investment risk matrix FIRM is important। So this is the approach to compare political and financial ratings among countries। अब ये मैट्रिक्स क्या चीज है? This matrix displays financial or economic and political risk by intervals ranging from poor to good। Each country can be positioned on the matrix based on its political and financial ratings। Basically matrix होता है एक तरह का चार्ट। अब उस चार्ट के अंदर आपने अपने कंट्रीज को डिफरेंट जगहों के ऊपर प्लेस कर लेना, जैसे ग्राफ होता है वहां पे प्लेस कर लेना। अब उसकी पोजीशन को देख के आप बता देंगे कि वेदर इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर और फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल फैक्टर, जो भी आपको फीजिबल लगे। सो
These are the actual risk ratings. So we were talking about the firm matrix. Firm matrix में आपने एक साइड पे ले लिया, x एक्सिस के ऊपर ले लिया फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर्स, और y एक्सिस पे आपने ले लिया फाइनेंशियल फैक्टर्स. फाइनेंशियल फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स में से आप प्लेस कर देंगे अपनी कंट्रीज को, जहां जिस पोजीशन के ऊपर आपको डिफरेंट कंट्रीज को प्लेस कर दिया. इफ आई कुड ड्रॉ इट फॉर यू, मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ उसको, देन यू विल हैव एन आइडिया दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज. आपने ये जो कंट्रीज हैं, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे आप लेट से लिख लें रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स, और यहाँ पे आप ले लें फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर्स. फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर्स, मैं कहती हूँ दिस इज कंट्री ए, दिस इज बी, दिस इज सी. चले लेट से हमने 3 ले लिए. कंट्री ए का पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर कम है लेकिन उसका फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर ज्यादा है. कंट्री बी का पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उसका फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर खासा कम है. सी के साथ दोनों ही बहुत ज्यादा हाई हैं. ये आपका एक मैट्रिक्स है. यहां से आप डिसाइड करेंगे कि विच कंट्री यू वुड लाइक टू टारगेट फॉर मेकिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स. आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, आप कौन से कंट्री के अंदर जाके करना चाहेंगे, वेदर इट इज गोइंग टू बी ए, बी और सी. नाउ इनकॉर्पोरेटिंग कंट्री रिस्क इन कैपिटल बजटिंग. अब कंट्री रिस्क को कैपिटल बजटिंग के अंदर हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं. यू नो कि कैपिटल बजटिंग में वी यूज द डिस्काउंट रेट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर हम उसी से एनपीवीज को कैलकुलेट करते हैं. वो जो डिस्काउंट रेट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो डिस्काउंट रेट है दैट शुड बी एडजस्टेड कीपिंग इनटू द माइंड द कंट्री रिस्क फैक्टर एज वेल. इफ द रिस्क रेटिंग्स ऑफ अ कंट्री इज एक्सेप्टेबल, द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट कंट्री डिजर्व फर्दर कंसिडरेशन. तो अगर रिस्क रेटिंग्स ऑफ अ कंट्री जो है इफ दे आर एक्सेप्टेबल, देन द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट कंट्री डिजर्व फर्दर कंसिडरेशन. तो अगर आपकी पहली बात तो ये कि आप उनकी रिस्क रेटिंग्स निकाल लें. अगर उनकी रिस्क रेटिंग्स एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आती हैं तो देन यू शुड गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, अदरवाइज स्टॉप दैट, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू ना करें. कंट्री रिस्क कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैपिटल बजटिंग एनालिसिस of a proposed project either by adjusting the discount rate or by adjusting the estimated cash flows. आपको ऐसा लगता है कि कंट्री रिस्क का जो इफेक्ट है that is going to have a detrimental effect on our cash flows. तो उन कैश फ्लोज के ऊपर जिसका इफेक्ट आएगा we can adjust them by adjusting the discount rate. फार्मूला लिखूं आपके लिए दोबारा, चलिए जी लिख देती हूँ. NPV is equal to CF1 divided by 1 plus k raised to power 1 plus CF2 1 plus k raised to power 2 CF3 1 plus k raised to power 3 and CFN. अच्छा, ये हमारे ऑनगोइंग कैश फ्लोज हैं. दिस के इज द डिस्काउंट रेट. आप इसको एडजस्ट करेंगे आइदर बाय एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट. आप हाई डिमांड कर लें, अगर रिस्क लेवल हाई है तो ये जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको आप हाई कर लें, या फिर ये कि कैश फ्लोज के ऊपर जो उसकी जो इफेक्ट्स हैं, जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं, उनको आप इंक्रीज कर लें. आपको करना पड़ेगा, उसकी वजह यह है आइदर टू इंक्रीज दिस और टू इंक्रीज दिस सो दैट योर एनपीवी इट गोज टू द पॉजिटिव, ताकि वो पॉजिटिव में आए एंड यू मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. So the country risk can be incorporated into the capital budgeting analysis of a proposed project either by adjusting the discount rate, या तो आप discount rate को adjust करें या फिर आप अपने estimated cash flows को adjust करें. Adjustment of the discount rate explain कर चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी. Higher the perceived risk, the higher the discount rate that should be applied to the project's cash flow. यानी अगर आपका perceived risk ज्यादा हो जाएगा तो आप जो रिटर्न, जो डिस्काउंट रेट है, जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसको हाई कर लें. सो यू डिमांड द हाई डिस्काउंट रेट दैट शुड बी अप्लाइड टू द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो. समझ आ रहा है ना? हम उस रेट को हाई कर देंगे सो दैट वी एंड अप नॉट टू हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर एनपीवीज. सो दिस इज द केस. देन इज एस्टिमेटेड द एडजस्टमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज. हाउ? बाय एस्टिमेटिंग हाउ द कैश फ्लोज कुड बी अफेक्टेड बाय ईच फॉर्म ऑफ रिस्क. आपने अपने कैश फ्लोज में उसको एडजस्ट कर लें. जैसे मैं ये कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ये लगता है, अगर गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है
और वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये टैक्सेस बढ़ा दिए, अब उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए दे ऑल्सो रिवाइज द सैलरीज, सैलरी प्लान्स, सैलरीज को भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा देते हैं। ऐसा ही होता है ना, सो दैट दे ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो इन्फ्लेशन की वजह से हाई जाएंगी, उसकी कंपनसेशन मिल जाए टू दी कंज्यूमर एंड। इसी तरह से जो अगर आपको ये नजर आ रहा है कि उस कंट्री के अंदर जाके आपने ये रिस्क असेसमेंट किया कि उसका रिस्क लेवल बहुत हाई है, तो आप अपने एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को भी हाई कर लें उसी हिसाब से। वाई? ताकि वो जो डिफरेंस है वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द टू टेक्निक्स जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ द समरी ऑफ द एस्टिमेटेड एनपीवीज अक्रॉस पॉसिबल सिनेरियोज। यहाँ देखिएगा, आपके पास 4 सिनेरियोज गिवन है, 1 2 3 4। Withholding tax imposed by the Singapore government, this is 10%, 20%, 10% and 20%. Salvage value of the project Singapore dollar 12 million, 12 million, 7 million and 7 million. NPV उसकी कैलकुलेट की है this much and probability उसकी है 60% and 70%. That is equal to 42%. Similarly, for the scenario 2, NPV is this much and the probability is this much. सिमिलरली जो आपकी सिनेरियो 3 के अंदर दैट इज एनपीवी दिस, और सिनेरियो 4 के अंदर आपकी जो एनपीवी है दैट इज -177,223। अच्छा, अब हमने करना यह है कि हमने जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है, हमने इन सारी जो एनपीवीज हैं, इन एनपीवीज के साथ इनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है? ये जो हमारी एनपीवीज हैं, दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम सेपरेटली, और इन सबको हमने ऐड कर लिया, लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस। यू कैन कैलकुलेट इट, मैं भी कर लेती हूँ। 867 मल्टीप्लाइड बाय 0.42, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 936,544। नेक्स्ट पे आए 125,160 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, दिस इज इक्वल टू 253,888। अच्छा जी, देन इज 800,484 multiplied by 0.28, this is equal to 224,135. Then comes 177,223 multiplied by 0.12, this is equal to 21266. ये लेस है, बाकी सब प्लस है। 936,544 प्लस 253,888 प्लस 224,135 less 21266. This is equal to 1364801. So students, we have calculated the expected NPV out of these probabilities that are going to be given to the NPVs. Now applications of the country risk analysis. As a result of the crisis that culminated in the Gulf War in 1991, many MNCs reassessed their exposure to the country risk and revised their operations accordingly. अच्छा students, country risk analysis के अंदर हमारे पास war का एक बड़ा ही important एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये जो एप्लीकेशन है कंट्री रिस्क एनालिसिस की, वो गल्फ वॉर 1991 की जो थी, जिस क्राइसिस ने बहुत इफेक्ट किया, और फिर हमने उसके बाद से रीअसेस करने शुरू किए द एक्सपोजर्स टू द कंट्री रिस्क एंड रिवाइज देयर ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। In 1997 and 98, Asian crisis caused MNCs to realize that they had underestimated the potential financial problems that could occur in the high growth Asian countries. Following the September 11, 2001 attack on the US, some MNCs reduced their exposure to country risk by downsizing or discontinuing their businesses in countries
where US firms may be subject to more terrorist attack. तो 9/11 के इवेंट के बाद बहुत सारी MNCs ने अपने कंट्री रिस्क के एक्सपोजर को डिक्रीज करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज से अपने बिजनेस को निकाला, उस वहां से डाइवेस्ट किया, और दैट इज हाउ इट वाज मूविंग. अच्छा जी, मैनेजिंग फॉर वैल्यू, हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं फॉर द कंट्री रिस्क एनालिसिस, एंड आई एम टेलिंग यू द एडजस्टमेंट ऑफ द कैश फ्लोज, हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट, और हमने उसको किस तरह से यूनिक किया. So we have been talking about the Gulf War, we have talked about the Asian crisis, and we have talked about the terrorist attack on the US. So these are the basically major how country risk affects the financial decisions. For example, मैं आपको terrorist attack के हवाले से थोड़ा सा brief कर दूं. Following the September 11, 2001 attack on the US, some MNCs reduced their exposure to various forms of country risk by discontinuing business in countries where US firm might be subject to more terrorist attack. मतलब उनको उस वक्त ये फियर हो गया कि ऐसा ना हो कि दूसरे कंट्रीज में भी टेररिस्ट अटैक हो जो वो समझ रहे थे कि यहाँ पे हो सकते हैं, तो उन कंट्रीज से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस लेना शुरू किया. राइट, MNCs recognize that some unpredictable events will unfold that will affect their exposure to the country risk. मतलब वो ये भी रिकग्नाइज करते हैं, जरूरी नहीं है कि यही जो चीजें हम फोर्स सी कर रहे हैं या जो हमें नजर आ रही हैं, समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं विच आर अनप्रिडिक्टेबल एंड दे मे बिकम ऑन योर वे while you are doing business in the international or the multinational setup. So this is very, very important. So a terrorist attack on the US that has made another change. Gulf War और एशियन क्राइसिस का मैंने आपसे जिक्र किया. जैसे गल्फ वॉर के अंदर जो चेंजेस थी वो इस तरह से हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्रॉस कंट्री ट्रेवल बाय द एग्जीक्यूटिव वाज रिड्यूस्ड एज MNC यूज्ड टेली कॉन्फ्रेंस कॉल्स इंस्टेड. जाहिर है वॉर थी, खतरा था, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम फिजिकली ट्रेवल करें, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी प्रॉब्लम्स दे स्विच्ड ओवर टू द टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कॉल्स. Or some MNCs with subsidiaries in the Saudi Arabia temporarily closed some of their operations, allowing employees from other countries to return home. और कुछ लोगों को वापस भी बुलवा लिया. Some projects that were being considered for countries that could be subject to the terrorist attack were postponed. आप देखें इन सब चीजों की वजह से जो गल्फ वॉर हुई थी, तो उसकी वजह से जो impacts आए थे, that was on the investment world, and that is what the application of country risk analysis is. Even the projects that appeared to be feasible from the financial perspective was postponed because of the potential danger of employees. अच्छा, throughout the text we have been talking about cost of capital, जिसकी कम आए वो रख लें, NPV जिसकी पॉजिटिव आए वो रख लें, अगर कंट्री रिस्क इंडेक्स अच्छा है वो रख लें, लेकिन अबव ऑल अगर वॉर आ गई या इस तरह का कोई क्राइसिस आ गया, तो देन इवन देर आर फाइनेंशियली फीजिबल प्रोजेक्ट्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट. उसकी रीजन ये है, ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि सपोज फॉर एग्जांपल अ पर्सन माइट बी हैविंग अ वेरी गुड जॉब बट ही इज नॉट physically healthy enough to undertake that project. हो सकता है वो बहुत competent हो, बहुत अच्छा हो, but he is not that physically sound to do that. That is what the condition is. In addition to the threat of terrorism, the crisis influenced cash flows of the MNCs. ना सिर्फ ये कि जो थ्रेट्स बढ़ जाते हैं, बल्कि ऐसी वॉर्स के साथ साथ जो MNCs के कैश फ्लोज एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था या जो ऑलरेडी हो रहा है उसके ऊपर भी बड़े ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं. उसकी रीजन ये होती है कि जो कैश फ्लोज हैं, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होता है फॉर कंडक्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट बिकम्स शैटर्ड, और उसकी वजह से जो कैश फ्लोज पहले से प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी इफेक्ट होते हैं. द इफेक्ट्स वेरिड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच MNC. फिर वो भी डिपेंड करता है कि किसी MNC के लार्जली इफेक्ट होते हैं, किसी MNC के कम होते हैं. द मोर ऑब्वियस इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस वर reduced travel and higher oil prices. The reduction in travel adversely affected airlines, hotels, restaurants, luggage manufacturers, tourist attractions, rental car and cruise lines. यानी जो affected businesses हैं उसके साथ ज़्यादा linked हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे. जो बाकी अगर आप इसके अलावा देख लें, जैसे फूड इंडस्ट्री है, परहैप्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच सफर्ड, लेकिन होटल्स हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री है या एयरलाइंस हैं
जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, दे आर गोइंग टू बी लार्जली अफेक्टेड. सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्री रिस्क एनालिसिस which are going to affect your future financial decisions. Now, reducing exposure to the host government takeovers. हमने वॉर में या अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस में बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो सब्सिडरी है उसको ये डेंजर है दैट परहैप्स दी जो होस्ट गवर्नमेंट है दे माइट बी टेकिंग ओवर दैट, होस्ट गवर्नमेंट शायद उसको टेक ओवर कर ले. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन कॉमन स्ट्रेटजीज. The potential benefit of DFI can be offset by country risk, the most severe of which is the host government takeover. तो ये जो most severe है, the potential benefit of DFI that can be offset by the country risk, that is the takeover, the host government takeover. To reduce the chance of a takeover by the host government, उसके लिए कुछ strategies हैं जो मैं आपको बता रही थी. The firms often, number one, use a short-term horizon. फर्म जो है वो शॉर्ट टर्म होराइजन ले लेती है. दिस टेक्निक कंसंट्रेट्स ऑन रिकवरिंग कैश फ्लोज क्विकली. इन जो कैश फ्लोज आपके पाइपलाइन है, पाइपलाइन में आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो टेक ओवर कर लेगी, तो आप जल्दी जल्दी अपने जो कैश फ्लोज हैं उनको आप क्विकली यू आर गोइंग टू रिकवर देम बैक. कैसे? एन एमएनसी में कंसंट्रेट ऑन रिकवरिंग कैश फ्लोज क्विकली सो दैट इन द इवेंट ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन लॉसेज आर मिनिमाइज. यानी यहाँ से अगर आपको होस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले तो आपके जो लॉसेज हैं वो मिनिमाइज रहे. आप पहले से ही रीप करना शुरू कर दें अपने कैश फ्लोज को बिफोर यू कैन बी टेक ओवर. एन एमएनसी वुड ऑल्सो एक्सर्ट ओनली अ मिनिमम एफर्ट टू रिप्लेस worn out equipments and machinery at the subsidiary. तो MNC जो है they are going to also exert the minimum effort to replace जो पहले से खराब हुई चीजें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेंज करने के लिए, या मशीनरी सब्सिडरी की अगर पुरानी है तो वो चेंज करने के लिए दे विल नॉट रियली कंसिडर दैट. ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे अगर आपका प्लान बन गया कि आपने अपनी गाड़ी सेल आउट करनी है तो यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट के अब मैं इसकी फर्दर कोई रिपेयर कराऊं या मैं उसके ऊपर कोई ऐसी फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं. दिस इज जस्ट लाइक दैट. आप इसी एग्जांपल को अप्लाई करें अपने बिजनेस में. अगर कुछ मशीन्स ऐसी हैं या कुछ वॉर्न आउट हो रही हैं या और आपको थ्रेट है होस्ट गवर्नमेंट का, तो यू आर लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म होराइजन. जो कुछ आप कर सकते हो मैक्सिमम कैश फ्लोज की इनहेंसमेंट के लिए वो करें, और जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट या फर्दर लॉन्ग टर्म उसका है यू आर नॉट गोइंग टू बॉदर दैट. इट मे इवन phase out its overseas investment by selling off its assets to the local investor or to the government in stages over time. और अगर बहुत साफ नजर आ रहा है कि ये होस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी तो आप डिफरेंट स्टेजेस के अंदर पहले से ही अपने एसेट्स को सेल आउट करना शुरू कर देते हैं. राइट. नंबर 2 इज अच्छा एक्सपोजर से जो रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द होस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर है उसका एक और जो हल हो सकता है या एक और जो सोल्यूशन उसका हो सकता है, दैट इज टू रिलाई ऑन अ यूनिक सप्लायर और टेक्नोलॉजी. आप किसी बहुत ही यूनिक सप्लायर या टेक्नोलॉजी पे रिलाई करना शुरू कर दें. कैसे? यानी आपने अपने आप को इतना स्टैंड आउट कर लेना है, इतना कॉम्पिटेंट बना लेना है किसी एक एस्पेक्ट में कि होस्ट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक ओवर यू बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लस पॉइंट. उस प्लस पॉइंट की वजह से वो आपको टेक ओवर ना करें. इन दिस वे द होस्ट गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर एंड ऑपरेट दी सब्सिडरी सक्सेसफुली. फिर होस्ट गवर्नमेंट को ये खतरा होगा कि अगर मैंने ये टेक ओवर कर लिया तो मैं इस यूनिक सप्लाई या टेक्नोलॉजी का क्या करूंगा, इस सीक्रेट का मैं क्या करूं और इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा. तो होस्ट गवर्नमेंट को अगर ये नजर आ रहा होगा कि आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट एफिशिएंटली, तो देन दे विल नॉट टेक ओवर. और वो आप उनके लिए रिस्क थोड़ा बढ़ा देंगे कि आप ऐसा यूज करें कि कोई और यूज ना करता हो. कैसे? If the subsidiary can hide the technology in its production process, a government takeover will be less likely. अगर वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ सीक्रेट्स रख लें जिसको हम बिजनेस सीक्रेट्स कहते हैं, a takeover would be successful in this case only if the MNC would provide the necessary technology and the MNC would do so only under conditions of a friendly takeover that would ensure that it will receive the adequate compensation. यानी आपने अपना कोई ऐसा सीक्रेट रखा हुआ है which the nobody knows, और अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो वो आपसे फ्रेंडली होके पूछेगा तो आप बताएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू शेयर दैट पर्टिकुलर सीक्रेट विद दैट पर्टिकुलर पार्टनर. उसके साथ आप शेयर नहीं करना चाहोगे. तो कम से कम अपनी एक कॉम्पिटेंसी अपने हाथ में जरूर ऐसी रखें
whenever you are a subsidiary in the foreign country, जो host government के लिए थोड़ा सा threat हो, like host government is threatened by the use of the unique supplies or the technology that you are going to have. आपकी supplies ऐसी हैं जो शायद आपकी home country से ही आती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती, वैसी supplies से वो quality नहीं आएगी. Takeover is not very you can say it is not going to be expected अगर आपकी supplies बहुत unique हैं या जो technology आप use करते हैं that is very unique. So these are the things. Next is to hire local labor. Local labor hire कर लें. The local employees can apply pressure on their governments if they are affected by the takeover. अगर आपकी subsidiary के अंदर local employees हैं तो ये उनकी employment rate जो employment है अपॉर्चुनिटी वो उसने क्रिएट की हुई है. अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट अगर आप ये सब्सिडी टेक ओवर कर लेती है तो जो लोकल लेबर है दे कैन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दिस होस्ट गवर्नमेंट कि वो ऐसा ना करें बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट. तो दिस स्ट्रेटजी हैज ओनली लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन अवॉइडिंग और लिमिटिंग अ गवर्नमेंट टेक ओवर. ठीक हो गया. देन इज बोरो लोकल फंड्स. एक और तरीका, आप उन्हीं के बैंकों से लोन लेना शुरू कर दें जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं. क्या होगा? द लोकल बैंक्स कैन अप्लाई प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट इफ दे आर अफेक्टेड बाय द टेक ओवर. आपने अगर सब्सिडरी ने लोकल बैंक से लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली जब एक्वायर बैक कर लेंगे इसको, अगर होस्ट गवर्नमेंट एक्वायर करेगी इसको टेक ओवर कर लेगी तो क्या होगा? जो लोन्स लिए हुए हैं उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो उनकी पेमेंट्स हैं दैट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क. तो उस सूरत में जो लोकल बैंक्स हैं they can apply pressure to the host government not to have that takeover क्योंकि उससे उनकी वो इफेक्ट होने वाले हैं. राइट हो गया. So if the subsidiary borrows funds locally, local banks will be concerned about its future performance. If for any reason a government takeover would reduce the probability that the banks would reduce their loan repayments promptly and they might attempt to prevent a takeover by the host government. However, the host government may guarantee payments to the bank. जबकि इसमें इतना ज़्यादा भी वो नहीं है क्योंकि होस्ट गवर्नमेंट खुद से टेक ओवर कर रही है तो हो सकता है कि वो बैंक्स को गारंटी दे दें कि दैट जो लोन्स सब्सिडरी ने लिए हुए हैं वो उनको टाइमली वापस कर देंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. सो दिस स्ट्रेटजी अगेन हैज ओनली द लिमिटेड इफेक्टिवनेस. नेवरदलेस इट कुड स्टिल बी प्रेफरेबल टू अ सिचुएशन इन विच द एमएनसीज नॉट ओनली लूजेस द सब्सिडरी but also still owns home country creditors. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जो तरीका दैट इज परचेज इंश्योरेंस. आप इंश्योरेंस परचेज कर लें. कैसे? दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट. सो द इन्वेस्टमेंट गारंटी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द होम कंट्री, होस्ट कंट्री और एनी अदर इंटरनेशनल एजेंसी इंश्योर टू सम एक्सटेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंट्री रिस्क. तो इस तरह से ये होता है कि आपको एक तरह की सेफ्टी आ जाती है कि यस यू आर नॉट गोइंग टू बी टू सफर लॉसेज. लॉसेज अगर हो भी जाए तो कंपनसेशन मिल जाएगी. जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है. कुछ गलत हो जाए, कुछ अपोजिट हो जाए, कुछ अनफोर्सीन हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो ये एक प्लस पॉइंट है. आप इंश्योरेंस करा लें अपने उसकी प्रोजेक्ट की तो अगर कोई इफ समथिंग गोज रॉन्ग चाहे होस्ट कंट्री से कराएं, होम कंट्री से कराएं या इंटरनेशनल एजेंसी से तो यू विल बी कम्पनसेटेड टू सम एक्सटेंट ऑफ द लॉस दैट यू माइट हैव इनकर्ड. ठीक है. अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको रीड आउट करके सुनाती हूँ. Many home countries of MNCs have investment guarantee programs that ensure to some extent the risk of expropriations, wars or currency blockage. It is just like investing in an insurance plan whereby you are going to give them the premiums. आप उनको कुछ अमाउंट्स जो है वो रेगुलर जमा कराते हैं जस्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस की जैसे आप पेमेंट जमा कराते हैं और उसके वो रिस्पांस में आपको ये कहते हैं कि अगर किसी भी वक्त में यू आर इंश्योर्ड और अगर किसी भी वक्त में आपके साथ ये हो जाए, सारे इवेंट्स दिए होते हैं तो देन यू विल बी कम्पनसेटेड. तो कंट्री रिस्क एनालिसिस में जो आपके पास 3 चीजें थी, रिस्क ऑफ एप्रोप्रिएशन, वॉर जो मैं बार बार जिक्र करती रही एंड दी करेंसी ब्लॉकेज, इसके हवाले से स्टूडेंट्स यू कैन रियली परचेज सम इंश्योरेंस और गारंटी प्रोग्राम जिससे आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं. सम गारंटी प्रोग्राम्स हैव अ 1 year वेटिंग पीरियड और लॉन्गर बिफोर कंपनसेशन इज पेड ऑन लॉसेस ड्यू टू एक्सप्रोप्रिएशन. अच्छा, इंश्योरेंस की भी कुछ वो
आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर। तो एक्सप्रोप्रिएशन की कुछ ऐसी इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो 1 साल के बाद एप्लीकेबल होंगी। लाइक अगर आपने उनके ऊपर कुछ किया हुआ तो वो 1 साल के बाद इफेक्टिव होंगी। ऑल्सो सम इंश्योरेंस पॉलिसीज डू नॉट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रोप्रिएशंस। जैसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं, वो कहते हैं हम डेंटल ट्रीटमेंट को नहीं करते या कॉस्मेटिक सर्जरी को हम एंटरटेन नहीं करते। इसी तरह जो कुछ इंश्योरेंस प्लान्स हैं दे डू नॉट कवर ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रोप्रिएशंस। ये उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो किस चीज को इंश्योर करना चाहते हैं और किस चीज को इंश्योर नहीं करना चाहते। दैट इज पर्टिनेंट टू द कंपनीज पॉलिसी। जो इंश्योरेंस गारंटी प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहा है इंस्टीट्यूट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दैट वेदर यू वुड लाइक टू हैव इट और नॉट। फर्दरमोर, to be eligible for such insurance, the subsidiary might be required by the country to concentrate on exporting rather than on local sales. If a subsidiary qualifies for insurance, there is a cost. आप अगर subsidiary जो है वो insurance के लिए qualify करती है तो then there is going to be a cost. Any insurance will typically cover only a portion of the asset that may specify a maximum duration of the coverage, such as 15 or 20 years. A subsidiary may weigh the benefits of this insurance against the cost of policy premium and the potential losses in the excess of coverage. अच्छा, सब्सिडरी को ये चाहिए कि वो इस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को भी देख ले और कॉस्ट को भी देख ले। लाइक कॉस्ट में आ गया उसका प्रीमियम कितना आपने उसको देना है, एंड द पोटेंशियल लॉसेस कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में, विच माइट बी रिक्वायरिंग द कवरेज। उसके लिहाज से आप ये डिसाइड करें कि वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर दैट इंश्योरेंस और नॉट। जैसे अगर किसी के पास बाइक है तो वो शायद उसकी इंश्योरेंस नहीं कराएगा, जाहिर है उसकी तो मेंटेनेंस या कवरेज जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास 1600 सीसी की या 1800 सीसी की गाड़ी है कोई बहुत हाई लेवल की, तो फिर वो उसकी इंश्योरेंस जरूर कराएगा। वाई? बिकॉज ही नोज कि पोटेंशियल लॉसेज जो हैं दे आर गोइंग टू बी मच लार्जर अगर मैंने उसकी इंश्योरेंस ना कराई। तो हमेशा बेनिफिट्स को कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखिएगा। इंश्योरेंस लेने से भी पहले यू नीड टू कंपेयर द कॉस्ट वर्सेस द बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स एक्सीड्स देन द कॉस्ट देन यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज यू शुड नॉट। So the insurance can be helpful, but it does not by itself prevent losses due to expropriation. In 1993, Russia established an insurance fund to protect MNCs against various forms of risk. अब 1993 में रशिया ने एक फंड एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था इंश्योरेंस फंड टू प्रोटेक्ट MNCs अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंट्री रिस्क। द रशियन गवर्नमेंट टुक दिस एक्शन टू इनकरेज मोर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रशिया। और रशिया ने ये किया इसलिए था ताकि लोग इंश्योरेंस ले लें और हमारे पास FDIs ज्यादा से ज्यादा आए। बेसिकली इट वाज टू इनकरेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रशिया में आए इन 1993 तो उनके पास एक सेफ्टी प्लान हो, एक इंश्योरेंस गारंटी प्रोग्राम हो कि अगर उनको लॉस हो गया तो देन द इंश्योरेंस फंड इज गोइंग टू रिफंड ऑल द प्रोबेबल ऑल द लॉसेस एंड दे आर गोइंग टू ऑनर द क्लेम अगेंस्ट दैट। तो उसका एक ये और इससे डेफिनेटली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो दे वर रियली इनकरेज्ड। उसकी रीजन ये थी क्योंकि इंश्योरेंस फंड ने गारंटी प्रोवाइड कर दी कि इन केस ऑफ सर्टेन लॉसेस जो उन्होंने लिस्ट डाउन किए होंगे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में होंगे, कि अगर इन्वेस्टर को रशिया आके कोई नुकसान होता है इस तरह का तो दे आर गोइंग टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। सो द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड एन एफिलिएट कॉल्ड द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA to provide political insurance for MNCs with direct foreign investment in less developed countries। अब less developed countries के चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो हमेशा ही क्वेश्चन मार्क रहता है, तो उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने एक जो एजेंसी डेवलप की है दैट इज MIGA, दैट स्टेट्स फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। MIGA ऑफर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। तो आप देखेंगे कि ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है और एक एनकरेजिंग स्टेप है फॉर द FDIs हु वांट टू गो टू द डेवलपिंग कंट्रीज। और उसके अगेंस्ट अगर वो सच काइंड ऑफ प्लान्स ले लें, पॉलिटिकल इंश्योरेंस ले लें, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी affected by such kind of unfavorable scenarios. And the last is the project finance. Use project finance. Project finance क्या होता है? Project finance deals are heavily financed with credits, thus limiting the MNC's exposure.
अब जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है ये ज्यादातर दे आर गोइंग टू बी हेविली फाइनेंस्ड विद क्रेडिट्स, ये लोन्स के ऊपर ज्यादातर इन्हिसार करती हैं और द लोन्स आर सिक्योर्ड बाय द प्रोजेक्ट्स फ्यूचर रेवेन्यूज एंड आर नॉन रिकोर्स। जो लोन्स हैं दे आर बेसिकली, जो लोन मिल रहा है वो इस बात के ऊपर मिल रहा है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर रेवेन्यू क्या होगा। लाइक फ्यूचर रेवेन्यू को आपने एक तरह का कोलेटरल बना लिया कि इस पर्टिकुलर ये जो लोन है ये सिक्योर हो गया, क्योंकि उसके प्रोस्पेक्ट्स ये हैं, उसके कैश फ्लोज ये हैं। अब बैंक में गारंटी दी पेमेंट टू दी एमएनसी, और बैंक जो है वो इस सूरत में एमएनसी को गारंटी कर सकता है कि यस जो फ्यूचर जो रेवेन्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी taken as a security for the project's future revenues. So the example of the project finance is the largest project financed by the International Finance Corporation, that is IFC, is the 1.3 billion Moselle aluminium smelter in Mozambique. The IFC investment in the smelter involves the extension of 133 million of credits, which is more than the Mozambique's annual GDP. आप देखें प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि वो उस मोज़म्बिक जो कंट्री है, the underdeveloped country, उसके एनुअल GDP से भी ज्यादा था। The credit risk of the government of the Mozambique is very high, as is the political risk inherent in the project. अब उसका क्रेडिट रिस्क भी बहुत हाई है और पॉलिटिकल रिस्क भी उस प्रोजेक्ट का बहुत हाई है, स्पेशली सिंस द कंट्री हैज एक्सपीरियंस 20 इयर्स ऑफ सिविल वॉर। ठीक है ना, और वो सब चीजें इतनी ज्यादा वीक क्यों हैं? बिकॉज द कंट्री हैज बेसिकली experienced the 20 years of civil war, right? The project is managed by the Mitsubishi, BHP, Bilton and the Industrial Development Corp of South Africa. The plant and aluminium output serve as the collateral for the loan. उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो प्लांट था और जो वो एल्यूमिनियम आउटपुट थी, that serves as a collateral for the loan. The project has had a major impact on the economy of Mozambique. तो प्रोजेक्ट का उस कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आया. So students, we have been talking about the by using the project finance you can ये भी एक strategy है in order to safeguard you against the exposure to the host government takeover. So we talked about 6 different strategies. Number 1 was use a short term horizon, जिसमें आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप रीप करना शुरू कर दें, कैश फ्लोस को जल्दी जल्दी संभालना शुरू कर दें. जो इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी है उसको आप ना देखें और उसको आप रिपेयर ना करवाएं, जैसे इक्विपमेंट्स की हमने बात की, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा की. देन यू नीड टू रिलाई ऑन द यूनिक सप्लायर और टेक्नोलॉजी. दैट वाज नंबर 2. आप टेक्नोलॉजी कोई ऐसी रख लें या कोई सप्लायर ऐसा रख लें जो कि बहुत ही यूनिक किस्म का है और जिसको होस्ट गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं ले सकती, या उसको ये खतरा हो कि अगर मैं इसको टेक ओवर कर लूं तो कल को मैं सब्सिडरी को कैसे मैं रन करवाऊंगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रियल सीक्रेट ऑफ रनिंग दैट, परहैप्स द टेक्नोलॉजी और द यूनिक सप्लायर. Number 3 was hire the local labor. Local labor किसी to some extent they may exert pressure to the host government that they are going to be unemployed अगर ये project अगर ये खत्म हो गया तो to some extent, but it has got a very limited effectiveness. Then was borrow local funds. Local funds भी borrow करेंगे तो local banks they may exert pressure, but again it has got the limited effectiveness क्योंकि host government हो सकता है कि खुद से गारंटी दे दे local banks को that they are going to repay them the payments in time, provided कि उन्होंने अगर खुद से take over किया. Then purchase insurance, a very positive and healthy strategy in order to finance your business and in order to recover that is the purchase insurance. And then last was the use project finance. So these were all the techniques in order to reduce the exposure to the host government takeovers. So dear students, we have talked a lot about the country risk analysis. Hope you have liked this and you have got a real interest in that, क्योंकि ये अदरवाइज भी बड़ा important और interesting topic था जब when we look at the different countries, their scenarios and how the businesses, the multinational businesses, they are going to be affected if we are going to choose among countries, and if we want to screen projects, and even if we want to revise our investment and
financing strategies. So dear students, this was all about today's lecture. We have finished with the country risk analysis. See you next time with a new topic. Thank you very much. Allah Hafiz.